इसराइल की जारियत की बात करें तो हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के बाद हिजबुल्लाह की हायरार्की को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और इस पर उन्होंने ये कहा कि लबनान के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयाँ अब एक्सपेंड की जाएंगी। लेबनीज़ हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन क्लेम कर रहा है इसराइल के 100 से ज़ायद हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। UN की तरफ से भी ये बताया गया कि 10 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जंग जो कि फ़लस्तीन पर नाफिज की गई थी इसराइल की तरफ से, अब इसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जा रहा है और आलमी कम्यूनिटी इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, इस पर बात करते हैं। मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कैसे देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल का जो एक हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये अब मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ में इस जंग को फैलाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसराइल का जो अपने एक ग्रेटर मिडिल ईस्ट और या ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो पिछले तकरीबन 1 साल से उसने, खासतौर पर जब से ये तूफान लक्सा हुआ है लास्ट अक्टूबर से, उसके बाद से मरहलावार उसने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन 6-7 माह गुजरने के बाद गजा का ऑनस्लॉट के फिर ये इसी नौए की कार्रवाइयाँ गरब उर्दन के इलाके में, मकबूजा गरब उर्दन में जो है वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से शुरू कर दी गई और तकरीबन इसी 1 साल की मुद्दत में तकरीबन 800 के करीब शहादतें वहां पे भी की गई। लेकिन वहां पे क्योंकि बड़े इंट्रेंच सी सोसाइटी है और खासतौर पे यहूदियत बातकारों के बीचों बीच जो है फलस्तीनी रहते हैं, तो उनके साथ उन्हें जब टफ टाइम मिला तो उनको वहां से अपना महाज जो है वो फलस्तीन से बाहर मुंतकिल करना पड़ा और उन्होंने अगला टारगेट जो है हिजबुल्लाह को अपने निशाने पे ले लिया और एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए, क्योंकि गजा में जिन एलानिया मकासद के तहत उन्होंने जंग शुरू की थी कि हमास का खात्मा तो ना हो सका, लेकिन उन्हें ये कामयाबी जरूर मिली कि उन्होंने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को बियॉन्ड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पैलेस्टाइन तेहरान में जो है वो असैसिनेट कर दिया और इसको बड़ी फतह के तौर पे उन्होंने मनाया कि बड़ा उन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। और हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, इस पे आप एंटिसिपेट करते हैं कि ईरान की तरफ से भी कोई रिस्पांस आ सकता है या वो पार्टी नहीं है इस ऑफेंस में फिल वक्त? देखिए जी, जहां तक तो ईरान का ताल्लुक है तो ईरान बेसिकली सपोर्टर है वो पूरे का पूरा इस फलस्तीनी मुजाहमती प्रोजेक्ट का, लबनान का, यमन में अंसारुल्लाह जिन्हें हम हुसियों के नाम से जानते हैं, तो उनका तो एक एलानिया अपना स्टेटमेंट है कि हम इस मुजाहमत के प्रोजेक्ट के पुश्तिबान हैं और इस हवाले से वो हिजबुल्लाह पर जो आने वाली उफ्ताद है उस पर यकीनन ईरान जो है वो एक अपना कैलकुलेटेड रद्द-ए-अमल जो है वो देने के हवाले से ऐलान भी कर चुका है। और अभी जो उनके रूहानी पेशवा है अली खामेनेई, सुप्रीम लीडर जो उन्होंने भी अपनी हुकूमत को इस बात का पाबंद किया है कि वो इस पर रद्द-ए-अमल दे। लेकिन ईरान जो है माजी में जो उनके साथ जो गेम खेली गई है, जो डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया है अमेरिका की तरफ से, जर्मनी है, उन्होंने एक मुश्तरका बैकटेड डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को इस बात पे माइल किया कि अब आप रद्द-ए-अमल ना दीजिए, हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखा कि सीज फायर के उस ऐलान से वो बच कर गए और उसके बाद सीज फायर तो दूर की बात है, उन्होंने एक नया महाज हिजबुल्लाह की सूरत में खोल दिया। और अमेरिका की किस हद तक सपोर्ट होगी ये लबनान में जो अब नया फ्रंट खोला है इसराइल ने? आपको लगता है कि जी ऑल आउट सपोर्ट है? आप देखिए फ्रॉम डे 1 जैसे ही असैसिनेशन का ऐलान हुआ है तो फौरन जो बाइडेन साहब, जिन्हें अपना सुबह का खाया हुआ नाश्ता शाम को याद नहीं रहता, उन्होंने फरमाया कि जी इंसाफ हो गया है। यानी इस आलमी सुपर पावर का इंसाफ का ये मयार है कि आप लोगों को उनके घर जाकर कत्ल कर दें और उसके बाद आप कहें कि इंसाफ हो गया, और फिर उसके बाद आप उनके जो हवारी हैं, उनके जो हामी हैं, उनसे ये तवक्को रखें कि वो सारी चीजें ठंडे पेटों बर्दाश्त भी कर लेंगे। और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन जो है वो भी इसी नौयत की शाबाशी पेश करते हैं इसराइल को। उसके बाद उनके इत्तेहादी जो है बरतानिया है, जर्मनी है, सब के सब जो है वो एक ही साथ में खड़े होकर जो है वो शादियाने बजा रहे हैं और उनके साथ मुकम्मल सपोर्ट फराम कर रहे हैं। और मसूद साहब ये आप देखें ना, डेथ टोल जो है वो 45,000 के करीब था पैलेस्तीन में, अब यहाँ पर भी 100 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया कि इंटरवीन किया जाए UN की तरफ से, तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस तो ये बताती हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो इंटरवीन कर सकते हैं, बट यहाँ पर एब्सोल्यूट साइलेंस क्यों है?
इसमें कोई शक नहीं जी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके पास एक पूरा मैंडेट हासिल है और माजी में वो इस नौइयत की एक्टिविटीज कर चुका है। और आप देखिए कि जब बात आती है कश्मीर की या फ़लस्तीन की तो उस वक्त उनकी जुबानें भी गुंग हो जाती हैं, लेकिन जब आती है बात जनूबी सूडान की तो वहां पे वो रेफरेंडम भी करवा देता है, उनको आज़ादी भी दिलवा देता है, क्योंकि वहां पे जो उनके हम अकीदा हम मसलक लोग हैं उनका कजिया सामने होता है और वहां पे इंसानी हकूक और सारी चीजें दुनिया के सामने पेश कर दी जाती हैं। और यहाँ पे आए रोज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, लोगों को तहकीक किया जा रहा है क्लस्टर बमों से, तेजी कटर बमों से, पता नहीं कौन कौन से बम जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खुद हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद करने के लिए 2000 पाउंड वजनी जो है बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए और तकरीबन हर 2 सेकंड के बाद 50 बॉम्ब जो हैं उस 4 मंजिला इमारत के क्लस्टर पर गिरे हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरी की पूरी जो है डिमोलिश होगी और उसमें कोई भी जिंदा मतलब इसराइल के जो एडवेंचर्स हैं इसको रोकने के लिए आलमी कम्युनिटी फिल वक्त कुछ नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया।